हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान की नदियों की। कल अपन ने आंतरिक अफवाह की 3 नदियाँ देखी। कौन कौन सी? घग्गर नदी, काकनेई नदी और कांसली नदी। तो घग्गर नदी की क्या क्या विशेषताएं थी, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। तो घग्गर नदी कहाँ से निकल रही थी? शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका हिमाचल प्रदेश से कालका माता मंदिर आया, फिर अम्बाला पटियाला हिसार से होती हुई कहाँ पर अपने तलवाड़ा गाँव टिब्बी तहसील के हनुमानगढ़ गांव से प्रवेश किया। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर में इसको नालिया पाट बोला। हनुमानगढ़ में इसमें कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बटनेर, दुर्ग। उसके पश्चात फिर ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में समाप्त हो गई और इसकी 460 या 465 किलोमीटर लंबाई देखी अपन ने। और फोर्ट अब्बास इसका लास्ट स्थान हो गया और इसको पाकिस्तान में हकरा बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नदी है और ये क्या है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। उसके पश्चात द्रस्वती इसको बोला जाता है, सरस्वती इसको बोला जाता है, नट नदी इसको बोला जाता है, मृत नदी इसको बोला जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं थी। फिर अपन ने कांकनेई नदी की बात की। कांकनेई नदी कहाँ से निकलती है? कोठारी गांव जैसलमेर से निकलती है। 17 किलोमीटर चलती है, भुज झील का निर्माण करती हैं। फिर ज़्यादा पानी हो जाता है तो मीठा खाड़ी पाकिस्तान में चली जाती है। आंतरिक अफवाह की सबसे छोटी नदी है। उसके बाद अपन ने कांसली नदी की बात की। कांसली नदी कहाँ से? खंडेला की पहाड़ी, खंडेला पहाड़ियाँ सीकर से निकलती हैं। सीकर झुंझुनू, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती हुई चूरू तक या चूरू की सीमा तक जाती है। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूर्णतः राजस्थान में बने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। गणेश्वर सभ्यता इसके किनारे हैं सीकर में। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती हैं और अपने झुंझुनू में सुनारी सभ्यता है इसके किनारे। तो आज इसी कड़ी में अपन बात करने वाले हैं अगली नदी की। तो अगली नदी अपन देखते हैं पहले साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी। तो चौथी नदी कौन सी हो जाएगी? साबी नदी। और अभी वनपाल का पेपर हुआ था, उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन तो याद नहीं मेरे को, लेकिन साबी नदी से रिलेटेड था कि कौन सी आंतरिक अफवाह की नदी है। ऐसे ही था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसको देखो, याद करते हैं। देखो कि साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होगा, कि यहाँ से होगा। तो ये क्या है? ये है सेवर। कहाँ से होगा? सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ियाँ जो कि कहाँ पे है? शाहपुरा जयपुर में। कहाँ पर है? शाहपुरा जयपुर में। कहाँ पर है? शाहपुरा जयपुर। सेवर शाहपुरा जयपुर से इसका उद्गम होता है। स से सेवर याद रखो, स से साबी याद रखो। फिर उसके बाद ये नदी गई जयपुर में बहती हुई, यहाँ पर अलवर में प्रवेश किया। जयपुर में इसके किनारे क्या है? यहाँ पर इसको जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता इसके किनारे है। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता इसके किनारे बसी हुई है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में है। तो ये छोटी सी नदी थी और इसका प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा जयपुर अलवर। क्या हो जाएगा? ये तो हो गया अपना जयपुर और इसके बाद ये अलवर। तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा? जयपुर अलवर। अलवर में जाके ये समाप्त हो जाती है। तो ये छोटी सी नदी साबी नदी। और इसका एक उपनाम भी है। इसको क्या बोला जाता है? अलवर का शोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अलवर का शोक। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अलवर में बाढ़ वगैरह लाती है, तो इसको क्या बोला जाता है? अलवर का शोक बोला जाता है। और राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है? राजस्थान का शोक कहा जाता है घग्गर नदी को। तो अलवर का शोक किसे कहा जाएगा? साबी नदी का, साबी नदी को। जैसे ही क्वेश्चन में साबी नदी पूछे तो आपके दिमाग में पूरा क्लिक कर जाना चाहिए कि साबी नदी सेवर जयपुरा से, सेवर शाहपुरा जयपुर से निकलती है। जयपुर में जोधपुरा सभ्यता है, अलवर तक जाती है, अलवर का शोक कहा जाता है। बस 4 बातें हैं इसकी। अब बात करते हैं अपन अगली नदी की, रूपारेल या लसावरी नदी, उसकी बात करते हैं। दोस्तों अगली नदी की बात करने से पहले इसके बारे में एक फैक्ट और देख लेते हैं। देखो ये जो साबी नदी है वो एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जो कि राजस्थान से हरियाणा जाती है। कहाँ पर? एकमात्र नदी जो कि एकमात्र नदी जो कि कहाँ से? राजस्थान से। और राजस्थान से कहाँ पे जाती है? हरियाणा जाती है। कहाँ जाती है? हरियाणा जाती है। हरियाणा जाती है। तो एकमात्र ऐसी नदी हो जाएगी जो कि राजस्थान से हरियाणा जाती है। और ये अलवर जिले की मुख्य नदी है। किसकी मुख्य नदी है? अलवर जिले की मुख्य नदी। आपसे पूछ लेंगे अलवर जिले की मुख्य नदी कौन सी है, तो हो जाएगी अपनी साबी नदी। तो बहुत सिंपल नदी है साबी नदी। अब बात करते हैं अपन अगली नदी की, रूपारेल या वरा या लसावरी नदी की। तो अब बात करते हैं रूपारेल या वरा या लसवारी नदी की। रूपारेल, वरा या लसवारी नदी की।
तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा? इसका उद्गम स्थल हो जाएगा उदयनाथ पहाड़ी, थानागाजी, अलवर। कहाँ से? उदयनाथ पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? उदयनाथ पहाड़ी। और ये हो जाएगा कहाँ पर? थानागाजी, अलवर में। कहाँ पर? थानागाजी, अलवर। बहुत सिंपल सी नदी है। तो उदयनाथ पहाड़ी थानागाजी अलवर से निकली, फिर यहाँ से अलवर भरतपुर में बहती हुई, ये अलवर हो गया और ये भरतपुर हो गया। कौन सा पुर हो गया? भरतपुर। तो भरतपुर में इस पर क्या बना हुआ है? सीकरी बांध। क्या बना हुआ है यहाँ पर? ये इस पर सीकरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? सीकरी बांध भरतपुर बना हुआ है। सीकरी बांध भरतपुर बना हुआ है। और जो अपना भरतपुर में इसके किनारे कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई है? देखो, सभ्यताओं को याद रखना पड़ेगा आपको। सभ्यताएं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो इसके किनारे मिली है नौह सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नौह सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता है, तो नौह सभ्यता मिली है इसके किनारे के, इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। नौह सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर ये कहाँ पे गिरती हैं? ये है मोती झील। कौन सी झील? मोती झील। मोती झील का निर्माण करती है। और मोती झील में दो नदियों का पानी आता है। एक तो बाणगंगा नदी का पानी भी आता है और एक अपने रूपारेल नदी का पानी भी आता है। और इसके बाद यहाँ पर जो लोहागढ़ भरतपुर में इसमें एक चैनल बनाया गया है, यानी कि यहाँ से पानी निकाला गया है वहाँ तक सुविधा, लोहागढ़ भरतपुर तक पानी पहुँचाने के लिए यहाँ से एक चैनल निकाला गया है जिसको नाम दिया गया है सुजान गंगा चैनल। सुजान गंगा चैनल। और ये कहाँ पर है? लोहागढ़ भरतपुर। कौन से गढ़? लोहागढ़ भरतपुर में क्या निकाला गया है? सुजान गंगा चैनल, इसी से निकाला गया है। और फिर इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भरतपुर की लाइफ लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भरतपुर में देखो सीकरी बांध भी है और मोती झील भी यहीं पर है भरतपुर में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जलापूर्ति करता है। तो मोती झील को कह दो भरतपुर की लाइफ लाइन, या फिर इस रूपारेल या वराह या लसवारी नदी को आप भरतपुर की लाइफ लाइन कह सकते हैं। तो इसका उपनाम हो जाएगा भरतपुर की लाइफ लाइन। क्या उपनाम हो जाएगा इसका? भरतपुर की लाइफ लाइन, यानी कि भरतपुर की जीवन रेखा। या तो आप इसको इस नदी को कह सकते हैं या मोती झील को कह सकते हैं। यानी कि ऑप्शन में जो आए कि भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहते हैं, यदि ऑप्शन में इनमें से एक नाम आ जाए तो वो राइट हो जाएगा, और मोती झील आ जाए तो वो राइट हो जाएगा। और इसका एक उपनाम और है उसको, और वो है रूपनारायण नदी। क्या है? रूपनारायण नदी। कौन सी नदी? रूपनारायण नदी। कौन सी नदी? रूपनारायण नदी भी इसी को ही कहा जाता है, रूपारेल को ही। और दोस्तों जो ये रूपारेल नदी है इसकी दो शाखाएं हैं, यानी कि दो शाखाएं यहाँ से फटती हैं। तो एक तो जाएगी किधर? एक शाखा गोपालगढ़। कहाँ तक जाएगी? गोपालगढ़। और एक जाती है डीग। कहाँ तक जाती है? यहाँ पे लिख देता हूँ डीग। डीग के जो जलमहल है ना, डीग के जलमहल प्रसिद्ध है ना, वही डीग। तो डीग भरतपुर तक इस रूपारेल नदी की एक शाखा जाती है और रूपारेल की एक शाखा ही गोपालगढ़ तक जाती है। तो ये अपनी छोटी सी नदी रूपारेल या वराह या लसवारी नदी, इसको बोला जाता है भरतपुर की लाइफ लाइन या रूपनारायण नदी। और ये कहाँ से निकलती है? उदयनाथ पहाड़ी थानागाजी अलवर से निकलती हुई अलवर भरतपुर में बहती हुई। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा? अलवर भरतपुर। तो भरतपुर में इसमें सीकरी बांध बना हुआ है, मोती झील में गिरती है। मोती झील से लोहागढ़ भरतपुर तक सुजान गंगा चैनल निकाला गया है। इसकी दो शाखाएं हैं, एक गोपालगढ़ तक जाती है, एक डीग तक जाती हैं। और इस पे क्या क्या है और विशेषताएं क्या हैं इसकी, कि सीकरी बांध देख लिया अपन ने, इसके किनारे भरतपुर में नौह सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। और बस इतनी सी बातें हैं इसकी। तो ये छोटी सी नदी रूपारेल नदी या वराह या लसवारी नदी हो गई। अब बात करते हैं अगली नदी की। तो अब बात करते हैं अगली नदी की। तो अगली नदी है जो कि सांबर झील में गिरती हैं। तो सांबर झील से इसको याद रखना है कि सांबर झील में 4-5 नदियाँ आके गिरती हैं। बहुत सिंपल नदियाँ हैं। तो पहली दो बड़ी नदियों की बात कर लेते हैं। देखो उसके एक दो फैक्ट हैं। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी मेथा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी ये? मेथा नदी। मेथा नदी। कौन सी नदी? मेथा नदी। इसी को बोला जाता है मड़ा। क्या?
मड़ा नदी, क्या बोला जाता है इसको? मड़ा नदी। और ये कहाँ से निकलती है? म से मनोहर थाना, मनोहर थाना। और ये कौन सा मनोहर थाना है? जयपुर वाला मनोहर थाना है। कौन सा मनोहर थाना है? जयपुर वाला है। अपने झालावाड़ में भी एक मनोहर थाना है हमारे पास में, तो ये मनोहर थाना जयपुर वाला है। तो ये चली, इसके किनारे क्या है? नागौर में, जयपुर से नागौर से होकर जाएगी तो इसके किनारे आएगा एक, क्या आएगा? लूणवा नागौर। लूणवा नागौर एक तीर्थ स्थल है यहाँ पर, जो कि किसका प्रमुख तीर्थ स्थल है? वो है जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल। किसका प्रमुख तीर्थ स्थल है? जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा हो जाएगा? जैनियों का लूणवा नागौर। कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? वो भी मैथा नदी या मड़ा नदी के किनारे लूणवा नागौर हो जाएगा। और ये कैसी नदी है कि सांभर झील में उत्तर की ओर से गिरने वाली नदी, उत्तर से आ रही है ना, तो उत्तर से ही 3 नदियाँ और आके गिरती है। ये हो जाएगी अपनी खारी नदी। राजस्थान में 4 खारी नदियाँ हैं। कितनी खारी नदियाँ हैं? 4 खारी नदियाँ हैं। 4 मतलब कि 4 नदियाँ ऐसी हैं जिनके नाम खारी हैं। खारी मैथा हो गई, एक हो जाएगी अपनी खारी खंडेला, और ढूंढ, क्या हो जाएगी? ढूंढ। यानी कि उत्तर की ओर से 4 नदियाँ गिरती हैं। कौन कौन सी? मैथा, खारी, खंडेला, ढूंढ। मैथा, खारी, खंडेला, ढूंढ, 4 नदियाँ उत्तर की ओर से सांभर झील में गिरती हैं। और दक्षिण की ओर से एक नदी गिरती है, उसका नाम हो जाएगा रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी कहाँ से निकलती है? रूपनगढ़ नदी निकलती है नाग पहाड़। कहाँ से? नाग पहाड़। इसको याद करा देता हूँ, देखो नाग पहाड़। नाग पहाड़ में भी कहाँ से? कुचिल झील से। कहाँ से? कुचिल झील से। कौन सी झील से? कुचिल झील से। और ये कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में पड़ता है नाग पहाड़। कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में नाग पहाड़। देखो नग, रूपनगढ़ नग, नग में नाग कर दो, नग को नाग कर दो, तो नाग पहाड़ कुचिल झील अजमेर से निकलती है। इसके किनारे अजमेर में ही एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, मतलब कि एक संप्रदाय की पीठ है। कौन से संप्रदाय की? कौन सी पीठ हो जाएगी वो? निम्बार्क संप्रदाय की पीठ हो जाएगी। कहाँ पर? सलेमाबाद अजमेर में। तो सलेमाबाद लिख दो यहाँ पर, सलेमाबाद या सलेमाबाद, ये तीर्थ स्थल सलेमाबाद हो जाएगा। इसका वर्तमान नाम निम्बार्क नगर क्या कर दिया गया है? निम्बार्क नगर। और ये निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ क्या हो जाएगी? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ क्या हो जाएगी? सलेमाबाद या निम्बार्क नगर। तो सांभर झील में दक्षिण से गिरने वाली नदी कौन सी है? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी कहाँ से निकलती है? नागपहाड़, कुचिल झील, अजमेर से निकलती है। सलेमाबाद आया, फिर सांभर झील में गिर गई। तो सांभर झील क्या है? आंतरिक प्रवाह का सबसे अच्छा उदाहरण है। आंतरिक प्रवाह का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अपना सांभर झील है। सांभर झील में उत्तर की ओर से कौन कौन सी नदियाँ गिरती है? सबसे मुख्य नदी है मैथा नदी। मैथा नदी कहाँ से निकलती है? मनोहर थाना जयपुर से निकलती है। इसके किनारे लूणवा नागौर है, जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, और उत्तर की ओर से सांभर झील में गिरती हैं। फिर गिरती हैं खारी, खंडेला और अपनी कौन सी? ढूंढ नदी। तो ये कुछ सांभर झील में गिरने वाली नदियाँ थी। अब अपन अगली नदी की बात करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं बाणगंगा नदी की। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये तो बंगाल की खाड़ी की शाखा की नदी है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में क्या है? भरतपुर में लुप्त हो जाती हैं। इसलिए इसको किस में रखेंगे अपन? इसलिए इसको अपन रखेंगे आंतरिक अफवाह में रखेंगे। तो बात करते हैं बाणगंगा नदी की। तो जो बाणगंगा नदी है उसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? उद्गम स्थल इसका हो जाएगा ब से बैराठ। बैराठ की पहाड़ियाँ, बैराठ की पहाड़ियाँ। बैराठ कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। और इसका प्राचीन नाम आपको पता होगा, तो बैराठ का प्राचीन नाम विराटनगर। तो बैराठ की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्गम स्थल होता है। फिर ये जयपुर में बहती हुई दौसा,
ये जयपुर, ये दौसा, और फिर ये कहाँ पर, भरतपुर में बहती हुई फिर ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो जयपुर में इसमें क्या क्या है, तो पहले बात करते हैं जयपुर में। इसके अंतर यहाँ पर एक रामगढ़ बांध है। कौन सा बांध, ये हो जाएगा अपना कौन सा बांध, रामगढ़ बांध। और जो अपने भरतपुर में यहाँ से एक नदी आती है, गंभीरी नदी। कौन सी नदी, इसकी सहायक नदी क्या हो जाएगी, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी। तो गंभीरी नदी के यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, उसको बोलते हैं अजान बांध। क्या बोलते हैं, अजान बांध। अजान बांध से क्या होता है कि जो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है अपना 2 नंबर का, उसमें जलापूर्ति होती है। केवलादेव में, केवलादेव में जलापूर्ति क्या होती है, जलापूर्ति। फिर ये केवलादेव में जलापूर्ति होती है और भरतपुर में भी इससे पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जाती है अजान बांध से। इसके बाद फिर ये नदी जो है अपने राजस्थान की सीमा को पार करके उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये अपने राजस्थान में समाप्त हो जाती है भरतपुर में। और इसके किनारे ही जयपुर में एक सभ्यता विकसित हुई। कौन सी सभ्यता, आप सभी को पता होगा कि जो जयपुर में सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है, बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बेराट सभ्यता इसी के किनारे विकसित हुई। बेराट सभ्यता कौन सी सभ्यता है, बेराट सभ्यता हो जाएगी अपनी लोह युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता हो जाएगी अपनी बेराट सभ्यता। और उसके बाद अपन ने बात कर ली रामगढ़ बांध की, रामगढ़ बांध हो गया। उसके बाद इसके उपनाम देखते हैं। देखो इसके उपनाम क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो इसके नाम अर्जुन की गंगा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अर्जुन की गंगा। बाण गंगा से याद रख लो, गंगा गंगा अर्जुन की गंगा। कौन सी गंगा, अर्जुन की गंगा। कौन सी गंगा, अर्जुन की गंगा। और इसको क्या बोला जाता है, फिर इसको बोला जाता है ताला नदी। क्यों, क्योंकि इस पे भरतपुर में क्या लग जाता है, ताला लग जाता है। और रुंडित नदी भी इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रुंडित नदी। रुंडित नदी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो है ये भरतपुर में जाके रूठ जाती हैं, इसलिए इसके तीनों उपनाम अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। तो छोटी सी नदी है बाणगंगा नदी। इसकी लंबाई भी देख लेते हैं। इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 240 किलोमीटर लंबाई इसकी हो जाएगी, 240 किलोमीटर। तो छोटी सी नदी है, कहाँ से निकली, बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकली, फिर बेराट सभ्यता आई, लोह युगीन सभ्यता हो गई, फिर रामगढ़ बांध आया, फिर दौसा से होते हुए भरतपुर में अजान बांध आया गंभीरी नदी पर। इसकी सहायक नदी हो गई। अजान बांध से केवलादेव में जलापूर्ति होती है, भरतपुर में सिंचाई पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। फिर उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद में यमुना में मिल जाती हैं, लेकिन वर्तमान में भरतपुर में समाप्त हो जाती हैं। इसकी लंबाई 240 किलोमीटर। उपनाम हो जाएंगे इसके गंगा, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। तो ये छोटी सी नदी बाणगंगा नदी। तो आज अपने समाप्त होती है आंतरिक अपवाद तंत्र। तो अपना आंतरिक अपवाद तंत्र समाप्त हो गया है। तो इसकी अपने सब बात कर ली है, मतलब कि सभी नदियों की बात कर ली है पूर्णतया। तो इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा आपको। तो एक दो बार इसको पढ़ लेना है, अच्छे से रिवीजन कर लेना है, फिर किसी भी एग्जाम्स में कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ये मेरी गारंटी है। तो अपन ने कौन कौन सी नदी पढ़ी, पहले घग्गर नदी, फिर काकने, फिर कांसली नदी पढ़ी। फिर अपन ने आज कौन कौन सी नदियों की बात की, आज अपन ने बात की पहले बात की अपन ने साबी नदी की, फिर अपन ने रोपारेल, वराह या लसवारी नदी की बात की, फिर अपन ने सांबर झील में गिरने वाली 5 नदियों की बात की, मेंथा नदी की, खारी, ढूंढ, खंडेला, और अपन ने नीचे से रूपनगढ़ नदी निकाली थी दक्षिण से। फिर अपन ने बात की बाणगंगा नदी की। तो अपन ने 9-10 नदियों की बात की है और बहुत सिंपल नदियां हैं, तो याद भी हो गई होंगी आपको, आशा करता हूँ ये सब। तो आज का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी देर में, 5 मिनट में रिवीजन करते हैं इसका। देखो पहले अपन ने साबी नदी की बात की। साबी नदी कहाँ से निकली, स से साबी, स से सेवर, शाहपुरा जयपुर से निकली। शाहपुरा जयपुर से अलवर का शौक बोला जाता है, अलवर में जाके समाप्त हो जाती है। और इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता है जयपुर में, और इसकी एक सहायक नदी है सोटा नदी। सोटा नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। फिर अपन ने कौन सी नदी की बात की, रूपारेल या वराह या लसवारी नदी की बात की।
तो रूपारेल या वराह या लसवारी नदी कहाँ से निकलती है? उदयनाथ पहाड़ी, थानागाजी, अलवर से निकली। अलवर से निकल के बाद फिर कहाँ पे गई है? भरतपुर में गई। भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है इसको। इसकी दो शाखाएं गोपालगढ़ और डीग में जाती हैं। लोहागढ़ भरतपुर में इससे सुजानगंगा चैनल निकाला गया है। मोती झील में गिरती है। मोती झील में दो नदियों का पानी आता है, बाणगंगा नदी का और इसका पानी आता है रूपारेल नदी, वराह या लसवारी नदी को। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? इसका अन्य नाम हो जाएगा भरतपुर की लाइफ लाइन और रूपनारायण नदी। तो ये अपनी छोटी सी नदी हो गई। फिर अपन ने 4 नदियों की बात, 5 नदियों की बात की। खारी, कंडेला और डून नदी, इसकी कोई विशेषताएं नहीं थी, उत्तर की ओर से सांबर झील में गिरती हैं। फिर अपन ने मेंथा नदी की बात की। मेंथा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती हैं अपने मनोर थाना जयपुर से निकलती हैं और उसके किनारे कौन सा था? लूणवा नागौर, जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल ये हो जाएगा। फिर सांबर झील में उत्तर की ओर से गिर गई। और मेंथा नदी के अन्य नाम क्या हो जाएंगे? इसको मैदा नदी या मेड़ा नदी भी बोला जाता है। फिर मदा या मेड़ा नदी इसको बोला जाता है। फिर इसके बाद अपन ने बात की रूपनगढ़ नदी की। रूपनगढ़ नदी कहाँ से निकलती है? नागपहाड़, कुचिल झील, अजमेर से निकली। निम्बार्क नगरिया, सलेमाबाद, अजमेर आया। फिर इसको क्या बोला जाता है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद। तो ये दक्षिण से गई सांबर झील में। तो सांबर झील क्या हो गई? आंतरिक अफवाह का सबसे प्रमुख उदाहरण हो गया। फिर अपन ने कौन सी नदी की बात की? बाणगंगा नदी की। बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? बेराड़, जयपुर से निकलती है। जयपुर से निकलकर दौसा, भरतपुर होती हुई फिर वहाँ पर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती थी। तो वर्तमान में भरतपुर में समाप्त हो जाती हैं। इसके किनारे कौन कौन सी? बेराड़ सभ्यता हो गई, लोहीगंज सभ्यता, और फिर अपन ने रामगढ़ बांध की बात की। और फिर अपन ने भरतपुर गए तो भरतपुर में इसकी एक सहायक नदी गंभीरी नदी पे अजान बांध से केवलादेव में जलापूर्ति और जो भरतपुर में सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध होती हैं। उसके बाद फिर अपन ने कह दिया कि इसकी 240 किलोमीटर लंबाई है। इसकी जो उपनाम हो जाएंगे अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। तो आई होप आप सभी को याद भी हो गया होगा और अपने 2-3 बार रिवीजन भी यहीं पर कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो आप इसका, क्योंकि एक बार देखते ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि कौन सी नदी क्या थी। तो वैसे नदियों को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है मैप। तो मैप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बाणगंगा नदी आई तो बेराड़ से ही निकलेगी और कहाँ पे जाएगी? यमुना में जाएगी। फिर अपन घग्गर नदी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश से निकाल लेंगे और ऊपर के 2 जिलों से गुजार देंगे। ऐसे सब नदियों को याद कर लेना है। बहुत सिंपल नदियाँ हैं। नदियों का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, यानी कि इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा आपका। और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे कि अपने लेबर असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था, मैंने पेपर दिया था, उसमें आया था कि राजस्थान की कौन सी नदी को कामधेनु बोला जाता है। अब ये तो सभी को पता होता है कि चंबल नदी को कामधेनु बोला जाता है। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि पूछो ही मत। लंबाई को छोड़ दो आप, और इसके उद्गम स्थल और इसके जो बहाव क्षेत्र हैं और इसके उपनाम हैं, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसकी 1-2 जो विशेषताएं होती हैं वो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसके बांध वगैरह भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि अजान बांध कहाँ पर हैं, अजान केवलादेव में कौन से बांध से जलापूर्ति होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अपन को क्वेश्चन करते हुए भी चलना है। मैं पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन लाऊंगा जब नदियों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं 1-2 दिन में वो अपने राजस्थान एक परिचय का जो टॉपिक पढ़ा था उससे क्वेश्चन करेंगे 25 क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो तो आपको पसंद आई होगी और नदियों का सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया होगा अपने आंतरिक अपवाह तंत्र का। तो आंतरिक अपवाह तंत्र खत्म होते ही अपना जो 33% सिलेबस खत्म हो जाता है नदियों का, क्योंकि जो 3 प्रकार की नदियाँ थी अपने बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय और अपने कौन सी नदी? आंतरिक अपवाह। अब अपन कल बात करेंगे कौन से नदी तंत्र की? अरब सागरीय नदी तंत्र की। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।